नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरेंगे जिसने आते ही पूरी दुनिया में एक हलचल सी मचा दी थी। अरविंद अडिगा की द व्हाइट टाइगर। हाँ, द व्हाइट टाइगर। ये वो उपन्यास है जिसे 2008 में बुकर प्राइज मिला और तब से लेके आज तक इस पर बहस होती रहती है। हमारे पास इस उपन्यास का एक बहुत गहरा विश्लेषण है जो इसकी परतों को एक एक करके खोलता है। बिल्कुल। और आज हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल का जवाब ढूंढना है। सवाल यह है कि अगर कोई इंसान गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होता है तो क्या वो सच में आजाद हो पाता है, या फिर वो पिंजरे से निकलकर खुद एक नया पिंजरा बनाने वाला बन जाता है। हाँ बिल्कुल। द व्हाइट टाइगर इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किताब की दुनिया बहुत सीधी है, दो हिस्सों में बटी हुई, अंधेरा और प्रकाश। अंधेरा यानी भारत के गांव जहां गरीबी है, पिछड़ापन है, और प्रकाश यानी चमकते दमकते शहर जहां पैसा है, मौके हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ अमीर और गरीब की कहानी नहीं है, जैसा कि बाहर से लग सकता है। अच्छा। अडिगा का असली निशाना वो मानसिकता है, वो सोच जो इस अंधेरे और प्रकाश के बीच की खाई को न सिर्फ बनाए रखती है बल्कि उसे और गहरा करती जाती है। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने एक ऐसे रूपक का इस्तेमाल किया है जो इस उपन्यास की आत्मा है, मुर्गा दड़बा। मुर्गा दड़बा। ये सुनने में ही इतना अजीब और भयानक सा लगता है। ये क्या है? देखिए, कहानी का जो हीरो है बलराम हलवाई, वो कहता है कि भारत के करोड़ों गरीब लोग एक बहुत बड़े मुर्गा दड़बे में बंद हैं। मुर्गा दड़बे में? हाँ, सोचिए एक दड़बे में हजारों मुर्गे हैं। वो अपनी आंखों से देखते हैं कि कसाई आता है, एक मुर्गे को पकड़ता है, उसे बाहर ले जाकर काट देता है। सबको पता है कि अगला नंबर उनका भी आएगा। लेकिन कोई भागने की, लड़ने की, चीखने चिल्लाने की कोशिश तक नहीं करता। वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये तो बहुत ही निराशावादी सोच है। क्या हम ये मान लें कि करोड़ों लोग बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते हैं और कभी उस दड़बे को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते? इतिहास तो विद्रोहों से भरा पड़ा है। और यही इस रूपक की ताकत है। ये आपको असहज करने के लिए ही बनाया गया है। उपन्यास के हिसाब से ये गुलामी सिर्फ बाहर से थोपी हुई नहीं है, ये अंदर तक बस चुकी है। अंदर तक? हाँ, ये वफादारी, परिवार की इज्जत, धर्म और मालिक के प्रति कर्तव्य, इन सब के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। दड़बे के ताले बाहर नहीं, लोगों के दिमाग के अंदर लगे हुए हैं। बलराम तो ये भी कहता है कि भारतीय उद्यमी की सबसे बड़ी खूबी यही है, उसे पता है कि उसका नौकर कभी बगावत नहीं करेगा। और बलराम हलवाई, वो इस दड़बे का नियम तोड़ने वाला है। हाँ, पहचानता भी है और उसे तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल। और बस यहीं पर कहानी का असली इंजन स्टार्ट होता है। अब तक हम एक नौकर की कहानी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस पॉइंट के बाद हम एक शिकारी को बनते हुए देखते हैं। कहानी सुनाने का तरीका भी बहुत अनोखा है। बलराम, जो अब बैंगलोर में एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, वो चीन के प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रहा है। हाँ, और वो उन्हें असली भारत की कहानी सुना रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ एक सफल उद्यमी कैसे बना जाता है। और पूरी कहानी एक फ्लैशबैक में चलती है ना? जी। उसका सफर शुरू होता है बिहार के गांव लक्ष्मणगढ़ से, जिसे वो अंधेरा कहता है। वहां स्कूल में उसका नाम सफेद बाग रखा जाता है, क्योंकि वो अपनी क्लास में अकेला बच्चा है जो पढ़ना जानता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता। हाँ, परिवार की गरीबी की वजह से उसे पढ़ाई छोड़कर एक चाय की दुकान पर काम करना पड़ता है। और के बेटे अशोक का ड्राइवर बनकर दिल्ली पहुंच जाता है। और यहाँ वो पहली बार प्रकाश देखता है, और ये प्रकाश उसे अंधा कर देता है। वो बड़े बड़े मॉल, चमचमाती गाड़ियां और अमीर लोगों की पार्टियां देखता है। वो अपने मालिक अशोक, जो अमेरिका से पढ़कर लौटा है, और उसकी पत्नी पिंकी मैडम की सेवा में दिन रात लगा रहता है। वो एक आदर्श नौकर है, वफादार, मेहनती, हमेशा सिर झुकाए हुए। बिल्कुल। लेकिन सिर झुकाकर भी उसकी आंखें और कान खुले हैं। वो सुनता है कि कैसे उसके मालिक कोयला खदानों के ठेके के लिए नेताओं को रिश्वत देते हैं, कैसे वो नियमों को तोड़ते हैं, और कैसे वो अपने जैसे नौकरों को इंसान नहीं समझते। सही बात है। कहानी में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आता है और ज्यादातर विश्लेषण इसी घटना को बलराम के बदलाव का केंद्र मानते हैं। एक रात पिंकी मैडम नशे में गाड़ी चला रही होती हैं और किसी गरीब बच्चे को कुचल देती है। हाँ। और अगले ही दिन अशोक का परिवार बलराम पर दबाव डालता है कि वो पुलिस के सामने जाकर कहे कि गाड़ी वो चला रहा था। वो उसे एक कागज पर साइन करने को कहते हैं, जिसमें वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है। और उस एक पल में बलराम के लिए सब कुछ साफ हो जाता है। मुर्गा दड़बे का दरवाजा उसके सामने खुलता है और उसे उसका असली मतलब समझ आता है। ठीक है ही।
उसे समझ आ जाता है कि उसकी सारी वफादारी, उसकी सारी मेहनत, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो उनके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज है। अगर वो आज उनकी बात मान लेता है तो वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि इस सिस्टम में शरीफ और ईमानदार बने रहने का मतलब है हमेशा के लिए कुचले जाना। कि दड़बे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो रास्ता सीधा या नैतिक नहीं है। अच्छा, और यहीं पर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो कई पाठकों को असहज कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ कोई छोटा मोटा अपराध नहीं करता, वो एक लाइन क्रॉस करता है जिससे वापसी मुमकिन नहीं। वो अपने मालिक अशोक का कत्ल कर देता है। हाँ, एक टूटी हुई बोतल से उसका गला काट देता है, पैसों से भरा बैग उठाता है और बैंगलोर भाग जाता है। ये किताब का सबसे क्रूर और चौंकाने वाला हिस्सा है। वो सिर्फ अपने मालिक को नहीं मारता, वो उस नौकर को मार देता है जो उसके अंदर सालों से जी रहा था। और शायद इसी वजह से इस किताब को लेकर इतनी बहस होती है। एक तरफ ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद एक हत्यारा बन जाता है। हाँ, यहाँ आकर कई लोग सवाल उठाते हैं और आलोचना भी यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। सबसे बड़ा इल्जाम इस किताब पर यह लगता है कि ये भारत की एक बहुत ही एक तरफा और नकारात्मक तस्वीर पेश करती है। आलोचकों का कहना है कि इसमें हर कोई भ्रष्ट है, हर कोई बुरा है। अमीर लोग क्रूर और मतलबी हैं और गरीब लोग या तो दबे कुचले हैं या फिर बलराम की तरह हत्यारा बनने को तैयार हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। मतलब पढ़ते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या भारत में आगे बढ़ने का वाकई कोई और रास्ता नहीं है? क्या लेखक ने जानबूझकर हर किरदार को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, थोड़ा बुरा दिखाया है ताकि वो अपनी रूस्टर खूप वाली थ्योरी को सही साबित कर सके? सही। ऐसा लगता है कि किरदारों में कोई गहराई नहीं है, वो बस एक विचार का प्रतीक है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये इल्जाम इस किताब पर हमेशा से लगता आया है, लेकिन अगर हम किताब के पक्ष में सोचें तो शायद इसका मकसद एक संतुलित समाजशास्त्रीय रिपोर्ट पेश करना था ही नहीं। तो फिर क्या था? ये एक व्यंग्य है, एक सटायर, और व्यंग्य का काम ही होता है समाज की किसी एक कड़वी सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर पूरी ताकत से दिखाना ताकि वो आपको झकझोर सके। अडीगा शायद ये कह रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ बलराम की नहीं है। ये उस नए चमकते हुए भारत की कहानी है जहां तरक्की की चौकाचौंध के नीचे एक गहरा अंधेरा छुपा हुआ है। मतलब ये किताब एक आईना दिखाने की कोशिश करिए, भले ही वो आईना हमें पसंद ना आए। हाँ, और वो आईना ये दिखाता है कि जब सिस्टम इतना सड़ गया हो कि ईमानदारी और मेहनत बेमानी हो जाएं, तो महत्वाकांक्षा बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। बलराम की कहानी एक बहुत कड़वा सच सामने रखती है। क्या? कि नए चमचमाते भारत में पुराने भारत की नैतिकता, जैसे वफादारी और संतोष, ये सब एक बोझ है। एक बोझ? हाँ, बलराम की कामयाबी इस बात का सबूत है कि इस सिस्टम में सफल होने के लिए आपको उसे तोड़ना नहीं, बल्कि उसकी सबसे बुरी आदतों को अपनाना पड़ता है। तो बैंगलोर पहुंचकर बलराम का क्या होता है? वो एक नया इंसान बन जाता है? वो उन पैसों से एक टैक्सी सर्विस कंपनी शुरू करता है जिसका नाम है व्हाइट टाइगर टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। वो सफल होता है, बहुत सफल। तो वो अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ जाता है। बिल्कुल, वो अब खुद एक मालिक है। लेकिन यहीं पर कहानी का असली सवाल हमारे सामने आता है, वही सवाल जो हमने शुरू में उठाया था कि क्या वो सच में आजाद हो पाया? सोचिए, वो अपने ड्राइवरों के साथ कैसा बर्ताव करता है। वो उन पर नजर रखता है, उनकी हर हरकत को कंट्रोल करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई उसे धोखा ना दे। वो कहता है कि वो अपने ड्राइवरों को समझता है क्योंकि वो भी कभी उनमें से एक था, लेकिन असल में वो भी वही कर रहा है जो उसके मालिक उसके साथ करते थे। शोषण। हाँ, शोषण। बस तरीका थोड़ा नया और मॉडर्न है। उसने दड़बा तोड़ा, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना खुद का एक नया और बेहतर दड़बा बना सके जिसमें वो मालिक हो। तो उसकी कहानी सफलता की नहीं बल्कि एक तरह के संक्रमण की है, एक गुलाम से एक नए तरह का मालिक बनने की। ये तो बहुत ही बेचैन करने वाली बात है। और यही इस उपन्यास का मकसद है। ये हमें कोई आसान जवाब नहीं देता। ये नहीं कहता कि बलराम हीरो है या विलन, ये बस एक प्रक्रिया दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे वैश्वीकरण और पूंजीवाद ने भारत जैसे देश में सफलता के मायने बदल दिए हैं। पहले सफलता का मतलब शायद एक अच्छी सरकारी नौकरी और स्थिरता होता था। अब सफलता का मतलब है किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना, किलर इंस्टिंक्ट होना। बलराम उसी किलर इंस्टिंक्ट का प्रतीक है। तो द व्हाइट टाइगर की ये पड़ताल हमें आधुनिक भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जो चमकदार विज्ञापनों और बढ़ती जीडीपी के आंकड़ों से बहुत अलग है। ये वर्ग संघर्ष, गुलामी की मानसिकता और उस मुर्गा दड़बे को तोड़ने के लिए
एक इंसान द्वारा चुकाई गई कीमत की कहानी है। और ये उपन्यास हमें एक बहुत ही तीखे और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। बलराम हलवाई मुर्गा दड़बा तोड़कर एक सफल उद्यमी बन गया है, जहां वो खुद दूसरों का मालिक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई सच में पिंजरे से आजाद हो सकता है, या वो बस एक शोषित होने की भूमिका से निकलकर शोषक की भूमिका में आ जाता है। क्या व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, बस चेहरे बदल जाते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या असली आजादी जैसी कोई चीज होती भी है?